हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल नेविगेटर नोमान। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक और मिस्टीरियस स्टोरी लेकर आया हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि एंड तक बने रहिए सो डैट आप इस स्टोरी को मिस न कर पाए। ये है ड्रेक पैसेज, दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता जिसे हजारों सालों से इंसान अवॉइड करते आए हैं। बहुत से लोगों के ख्याल में पनामा कैनल बनाने का मेन पर्पस ये था कि अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट को छोटे रूट के थ्रू साउथ अमेरिका और दुनिया के दिगर ममालिक के से कनेक्ट किया जा सके। और ये बात ठीक भी है, पनामा कैनल बनाने की सिर्फ यही एक वजह नहीं थी, और दूसरी इम्पोर्टेंट वजह ये थी कि दुनिया के दिगर जो भी जहाज है, समुद्री जहाज, वो अंटार्कटिका और केप हॉर्न का जो फासला है 620 नॉटिकल माइल, उसको अवॉइड करना चाहते थे। और ये वो पॉइंट है जहाँ पर पैसिफिक, अटलांटिक और साउदर्न ओशन आपस में मिलते हैं। लेकिन इस पैसेज को ड्रेक पैसेज क्यों कहते हैं, और यहाँ पर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से यहाँ से आज भी गुजरना जो है मौत के गुजरने जैसा है? ये जवाब जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 15th सेंचुरी में, जब फ्रांसिस ड्रेक नाम का एक समुद्री डाकू पूरे अटलांटिक ओशन में जो है खौफ की अलामत बना हुआ था। और ये वो टाइम था जब ब्रिटिश और स्पेनिश अंपायर दुनिया का कंट्रोल लेने की कोशिश में थे। फ्रांसिस ड्रेक कोई नॉर्मल पायरेट नहीं था, उसे ब्रिटिश एम्पायर की डायरेक्ट सपोर्ट हासिल थी, और इसी सपोर्ट से वो ब्रिटिश अंपायर के लिए अफ्रीकन शहरों के ऊपर अटैक करता, वहां पर लूट मार करता और वहां के लोगों को गुलाम बनाकर जो है ब्रिटेन ले जाता था। ब्रिटिश एम्पायर फ्रांसिस ड्रेक से बहुत खुश थी, और इसीलिए उसने फैसला किया कि साउथ अमेरिका में स्पेनिश एम्पायर के कंट्रोल को तोड़ने के लिए फ्रांसिस को वहां पे भेजा जाए। प्लान ये था कि फ्रांसिस साउथ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पर मौजूद शहरों और विलेजेस को कंकर करता हुआ स्ट्रेट ऑफ मैगेलन में घुसेगा, और फिर वेस्टर्न साइड में जो भी विलेजेस है उसको अटैक करके ब्रिटिश एम्पायर में शामिल करेगा। इस दौरान वो जितने भी शहरों को लूटना चाहे लूट सकता है। ब्रिटिश एम्पायर का इंटरेस्ट सिर्फ इतना था कि साउथ अमेरिकन कोस्ट पर पूरा कंट्रोल जो है वो ब्रिटिश कंट्रोल हो जाए। ड्रेक दिसंबर 1577 में 200 लोगों को लेकर 5 शिप्स के साथ सफर पर निकल गया। अप्रैल में वो अर्जेंटीना तक पहुंचा ही था कि उसके लोगों में जो है फूट पड़ गई, और ड्रेक ने फूट डालने वाले अपने तकरीबन 40 साथियों को अर्जेंटीना में फांसी दे दी। और ड्रेक ने अपने 2 शिप्स को वहीं छोड़कर बाकी 3 शिप्स के साथ अपने सफर को कंटिन्यू किया। वो ये स्ट्रेट क्रॉस करके पैसिफिक ओशन में पहुंचा ही था कि जबरदस्त तूफान आ गया, और ये तीनों शिप्स एक दूसरे से बिछड़ गए। एक शिप के लोगों ने सोचा कि शायद ड्रेक मर गया हो, इसलिए वो वापस इंग्लैंड चले गए, और दूसरी शिप्स तूफान में बिछड़कर ड्रेक पैसेज में आई और वहां पर गायब हो गई। ड्रेक इसी शिप्स का पीछा करते हुए ड्रेक पैसेज के किनारे तक पहुंच गया, मगर यहाँ पहुंचते ही उसने समुद्र के तेवर को देखा और वो समझ गया कि आगे सफर को कंटिन्यू करना मतलब मौत को दावत देना है। और उस जमाने में कोई नहीं जानता था कि इस पॉइंट के आगे क्या है, क्योंकि उस वक्त आज के ज़माने की तरह वर्ल्ड मैप नहीं बनाया गया था। ड्रेक ने अपनी शिप वापस मोड़ी और दोबारा साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट की तरफ बढ़ने लगा, और फिर वेस्टर्न कोस्ट लाइन पे लूट मार करके वो सैन फ्रांसिस्को जाकर रुक गया। वो दोबारा ब्रिटेन नहीं जा सका, क्योंकि वो डर गया था कि वापसी में अगर वो इस एरिया में फिर से फंस गया तो शायद उसकी जान नहीं बचेगी। इसीलिए इस एरिया का नाम ड्रेक पैसेज रखा गया, क्योंकि ड्रेक से पहले इस समुद्र में कोई और दूसरा शिप लेकर नहीं आया था, और अगर आया भी हो तो अपनी जान नहीं बचा सका कि वापस जाकर किसी और को ड्रेक पैसेज के बारे में बता सके। ड्रेक ने अपने करीबी साथियों को बताया था कि शायद उसे ऐसा लगता है कि समुद्र के उस पार एक दूसरी दुनिया है, या फिर कोई ऐसा जजीरा है जिस पर इससे पहले कोई भी नहीं जा सका। ड्रेक जिसे असल में आइलैंड समझ रहा था वो अंटार्कटिका था। हजारों साल से इंसानों का ये मानना था कि यहाँ पर कोई ना कोई कंटिनेंट जरूर है। एंशिएंट ग्रीक्स इसे टेरा ऑस्ट्रालिस इनकॉग्निटो यानी द अननोन सदर्न लैंड कहते थे, लेकिन किसी ने भी इसे अपनी आंख से नहीं देखा था।
17वीं सेंचुरी में ब्रिटिश एक्सप्लोरर कैप्टन कुक साउदर्न कॉन्टिनेंट की खोज के लिए निकला और वो सारा अटलांटिक ओशन क्रॉस करके साउदर्न ओशन में घुस गया, मगर उसे अंटार्कटिका नजर नहीं आया और वापस आते हुए उसकी शिप इसी ड्रेक पैसेज में फंस गई और वो बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से निकला और कैप्टन कुक दोबारा से इस समुद्र में कभी नहीं गया। हालांकि ये वो कैप्टन कुक था जो उस समय का सबसे बड़ा एक्सप्लोरर माना जाता था और इसी कैप्टन कुक ने न्यूजीलैंड को भी डिस्कवर किया था। कैप्टन कुक ने अपने जर्नल में ये भी लिखा है कि साउदर्न कॉन्टिनेंट को डिस्कवर करने का रिस्क इतना बड़ा है कि शायद ही कोई इंसान यहाँ तक आ सके जहाँ तक मैं आया हूँ। अब यहाँ पर आपके जहन में ये सवाल जरूर होगा कि ये ड्रेक पैसेज आखिर इतना डेंजरस क्यों हो। दुनिया में और भी तो जगह है जहाँ पर ओशंस आपस में मिलते हैं, तो फिर यहाँ पर ऐसा क्या है? दरअसल ड्रेक पैसेज वो पॉइंट है जहाँ पर अंटार्कटिका के ठंडे और अटलांटिक और पैसिफिक के गर्म पानी के ओशन आपस में मिलते हैं और इस मिलाप के नतीजे में पानी का फ्लो 200 क्यूबिक मिलियन यार्ड पर सेकेंड हो जाता है। और ये फ्लो कितना होता है उसे एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि अमेजन रिवर जो कि दुनिया का पावरफुल दरिया है, उसका फ्लो ड्रेक पैसेज के फ्लो से 600 टाइम्स कम है और इस फ्लो की वजह से समुद्र की लहरें यहाँ पर 60 से 80 फीट तक चली जाती हैं, जो किसी भी समुद्री जहाज के लिए बहुत ही खतरनाक है। गर्म और ठंडे पानी के मिलाप की वजह से यहाँ पर बहुत सारे साइक्लोन भी आते हैं और फिर अंटार्कटिका की तरफ से आने वाले ठंडे पानी की वजह से यहाँ का टेम्परेचर -5 डिग्री तक गिर जाता है और फिर ये पॉइंट दुनिया के रिमोट तरीन एरिया में से है। नीचे अंटार्कटिका है जहाँ पर कोई रहता नहीं है और ऊपर खतरनाक समुद्र है। तो इस केस में अगर आपके शिप के साथ अगर कोई भी हादसा होता है तो इसका मतलब ये है कि यू आर ऑन योर ओन। इन्हीं डेंजर्स और रिस्क को देखते हुए 17वीं सेंचुरी में कैप्टन कुक ने वर्ल्ड को वार्न कर दिया कि साउदर्न कॉन्टिनेंट को डिस्कवर करने का ख्याल जहन से निकाल दो। लेकिन इंसान की फितरत है कि उसे जिस चीज से खबरदार किया जाए वो उसी चीज की खोज में लग जाता है और ऐसा ही हुआ। 20वीं सेंचुरी के आते ही हर तरफ एक्सप्लोरेशंस और डिस्कवरीज का क्रेज हो गया। सभी एक्सप्लोरर्स की नजरें अब साउथ पोल पर थी। 1914 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर अर्नेस्ट शैकल्टन ने अंटार्कटिका को एक्सप्लोर करने का इरादा किया और इसी के चलते वो जब अटलांटिक ओशन क्रॉस करते हुए इस ड्रेक पैसेज के पास पहुंचा तो समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों ने इसके शिप्स को बर्फ के ग्लेशियर में ढकेल दिया और उसकी शिप कंप्लीटली डैमेज हो गई। अर्नेस्ट ने अपने कुछ साथियों को वहीं बर्फ पर उतारा और तकरीबन 5 साथियों को लेकर एक छोटी सी लाइफ बोट में पास ही किसी आइलैंड की तलाश में निकल पड़ा ताकि किसी से हेल्प ले सके। लेकिन तकरीबन 1 महीने तक समुद्र में भटकने के बाद वो एट लास्ट साउथ जॉर्जिया आइलैंड पर पहुंच गया और इस 1 महीने में उसने जो कुछ एक्सपीरियंस किया उसको इसने कुछ ऐसा लिखा कि दिस इज द वर्स्ट एंड मोस्ट डेंजरस पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड ओशन और मेरा इस आइलैंड तक पहुंचना कोई मिरेकल से कम नहीं। अगले 3 महीने में 3 अटेम्प्ट्स करके अर्नेस्ट के बाकी साथियों को बचाया गया और मिरेकुलसली इस पूरे एक्सपीडिशन में कोई भी आदमी जान से नहीं गया। इसी तरह अप्रैल 2012 में एक ब्राजीलियन बिजनेसमैन जिसका नाम लारा है, वो अपने लग्जरी क्रूज को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए ड्रेक पैसेज से गुजर रहा था कि अचानक से तूफान आने की वजह से बड़ी बड़ी लहरें उठी और इस शिप को जो है बर्फ के ग्लेशियर में ढकेल दिया। लकीली उस शिप का रेडियो काम कर रहा था, इसलिए उन्होंने तुरंत चिली को रेस्क्यू अपील भेज दी। लेकिन मौसम इतना खराब था कि चिली की रेस्क्यू टीम को यहाँ पहुँचते पहुँचते 4 दिन लग गए, लेकिन बड़ी ही मुश्किल से सब लोगों को बचाया गया। और पिछले 10 साल में यहाँ पर बहुत सारे इंसिडेंट हो चुके हैं। हालांकि नाउअडेज मॉडर्न शिप्स के आने की वजह से पहले जैसे इंसिडेंट काफ़ी कम हो गए हैं, लेकिन अभी भी जो शिप्स हैं वो इस एरिया से, ड्रेक पैसेज एरिया से पास होने से कतराते हैं और वो ड्रेक पैसेज के थ्रू पास होने के बजाय स्ट्रेट ऑफ मैगेलन के नैरो चैनल से पास करना प्रेफर करते हैं।
हालांकि स्ट्रेट ऑफ मैगेलन में भी जो वेदर है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है। कभी फॉग आ जाता है, कभी तेज हवाएं चलती है या फिर कभी मौसम ठंडा हो जाता है। बट स्टिल स्ट्रेट ऑफ मैगेलन रूट इज फार सेफर देन ड्रेक पैसेज रूट। पनामा कैनाल के आने से पहले सारे कमर्शियल शिप्स इसी रूट के थ्रू वेस्टर्न साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका जाते थे, और पनामा कैनाल के आने के बाद ये रूट तकरीबन वीरान हो गया है। ड्रेक पैसेज हमारे लिए एक एग्जाम्पल है कि हमारी टेक्नोलॉजी चाहे जितनी भी महान हो जाए, नेचर के सामने आज भी हम उतने ही बेबस हैं जितने कि हजारों साल पहले थे। So friends, this was the mystery about Drake Passage. Hope you liked the video, and if you have any query or any doubt, please comment in the comment sections, so I will definitely resolve the same. So friends, if you are new to this channel, please subscribe, like, share and comment the videos. Okay, so it will motivate me to make more and more videos.